बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप लोगों ने अपने पिछले सारे टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। चलिए हम अपने आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस अनॉमलीज़। अनॉमलीज़ क्या होती हैं? एक तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं डेटाबेस के अंदर जो राइज होती हैं वाइल यू आर गोइंग टू इंसर्ट, डिलीट और अपडेट डेटा, देन दिस प्रॉब्लम में अकर। अब इन प्रॉब्लम्स का क्या हल है, इनको किस तरह से फ़िक्स करेंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। सबसे पहले हम अनॉमलीज़ को ही देखते हैं कि अनॉमलीज़ जो हैं वो कितनी तरह की हैं और इन अनॉमलीज़ का क्या मकसद है, क्या मतलब है। डेटाबेस अनॉमलीज़, पर्टिकुलरली इसको डेटाबेस अनॉमलीज़ कहा जाता है। डेटाबेस अनॉमलीज़ आर द प्रॉब्लम इन द रिलेशन डेट अकर ड्यू टू द रिडेंडेंसी इन अ रिलेशन। ये तब अकर होती हैं जबकि डेटा के अंदर रिडेंडेंसी हो, यानी डेटा जो है आपका रिपीट हो रहा हो, डुप्लिकेट हो रहा हो। दीज अनॉमलीज़ अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग। इससे जो है वो इंसर्शन का प्रोसेस इफ़ेक्ट होता है, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग द डेटा इन अ रिलेशन। यानी इससे क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं जब आप नया डेटा टेबल में ऐड करते हो, इंसर्ट करते हो या एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर नया डेटा ऐड करते हो या कुछ डिलीट करते हो या फिर जो आपके पास डेटा है उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। सम इम्पॉर्टेंट डेटा मे बी लॉस्ट इफ़ अ रिलेशन इज़ अपडेट दैट कंटेन अ डेटाबेस अनॉमलीज़। कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वो आपका जो है वो लॉस भी हो सकता है इन अ केस अगर तो डेटाबेस के अंदर अनॉमलीज़ हैं या टेबल के अंदर अनॉमलीज़ हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव दीज अनॉमलीज़ इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑन अ रिलेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो इसलिए डेटाबेस के अंदर से ये अनॉमलीज़ को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो है वो उसकी डेटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह डेटाबेस के टेबल्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें जो प्रोसेसिंग के हवाले से या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमें ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसेस परफॉर्म करने की। तो इसके लिए इन अनॉमलीज़ का डेटाबेस के अंदर से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है वो हमारे पास आती है इंसर्शन अनॉमली, सेकंड डिलीशन एंड द थर्ड वन इज़ अ मॉडिफिकेशन अनॉमली। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसर्शन अनॉमली जो है वो क्या है। जैसे उसके नाम से ज़ाहिर है, यानी रिकॉर्ड को इंसर्ट करते वक्त जो प्रॉब्लम अराइज होती है। द इंसर्शन अनॉमली अकर्स व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज़ इंसर्टेड इन अ रिलेशन। इसका क्या मतलब है? जब आप टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड, नया टुपल ऐड करने जा रहे हैं। इन दिस अनॉमली द यूज़र कैन नॉट इंसर्ट अ फैक्ट अबाउट एन एंटिटी until he has an additional fact about an other entity। वो इसमें क्या होता है कि यूज़र तब तक टेबल के अंदर नई रो ऐड नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होती किसी दूसरी जो है एंटिटी के मुतल्लिक। तो इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह जो है वो इंसर्शन अनॉमली का सबब जो है वो बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अनॉमली है वो डिलीशन अनॉमली है, यानी डिलीट करते वक्त जो प्रॉब्लम अकर होती है। द डिलीशन अनॉमली अकर्स व्हेन द रिकॉर्ड इज़ डिलीटेड फ्रॉम अ रिलेशन। इन दिस अनॉमली, इस अनॉमली में क्या होता है? द डिलीशन ऑफ अ फैक्ट about an entity automatically deletes the facts of an other entity। यानी अगर आप एक एंटिटी से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन को डिलीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी एंटिटी की इन्फॉर्मेशन को भी डिलीट कर देता है। तो ये सारा काम जो है वो डुप्लीकेशन की वजह से, रिडंडेंसी जब डेटा में होती है तो इस तरह की अनॉमलीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं। देन है हमारे पास मॉडिफिकेशन अनॉमली। अब मॉडिफिकेशन अनॉमली थर्ड नंबर पे जो है हमारे पास, द मॉडिफिकेशन अनॉमली अकर्स व्हेन द रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड इन अ रिलेशन। जब आप रिकॉर्ड्स को अपडेट करने लगते हैं टेबल के अंदर,
इन दिस अनोमली, इस अनोमली में द मॉडिफिकेशन इन द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन इन ऑल द रिकॉर्ड इन विच दैट वैल्यू अकर। यानी जहाँ जहाँ वो वैल्यू रिपीट हो रही होगी आपको वहाँ वहाँ क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। एक जगह पे मॉडिफिकेशन करनी है तो जितनी जगह पे वो रिकॉर्ड या वैल्यू जो है वो डुप्लिकेट हो रही है, रिडेंडेड हो रही है, आपको तमाम जगह पे मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ये तो पढ़ लिया हमने अनोमलीज़ के मतलब कि ये अनोमलीज़ जो थी वो रिलेशन के अंदर थी, या ये अनोमलीज़ जो थी उस अनोमलीज़ और उनकी टाइप्स को हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब इन अनोमलीज़ का हल क्या है, उसके लिए जो है डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर Normalization is the process of a simpler and more reliable database structure is called the normalization। यानी जिससे the process of producing a simpler and more reliable database, इसके थ्रू आप database को more simple बनाते हैं, उसकी complexities को reduce करते हैं। It is used to create a suitable set of relation for storing a data। ये डेटा को स्टोर करने के लिए सूटेबल सेट, ये रिलेशन के सूटेबल सेट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस। ये मुख्तलिफ स्टेजेस के थ्रू नॉर्मलाइजेशन जो है वो अचीव की जाती है, जिसको हम नॉर्मल फॉर्म्स बोलते हैं। द स्टेजेस आर, इसकी मुख्तलिफ आप कह लें स्टेजेस या टाइप्स जो हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को 1NF से, सेकंड को 2NF से और थर्ड को 3NF से। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ अ सर्टन रिक्वायरमेंट और कंडीशन। हर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की सर्टन रिक्वायरमेंट और कंडीशन है, यानी हमें उन कंडीशंस को मीट करना होगा तभी हम वो नॉर्मल फॉर्म अचीव कर सकते हैं। द कंडीशन हैव टू फुलफिल टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म। यही मैंने आपको अभी बताया। इफ़ अ रिलेशन सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ अ नॉर्मल फॉर्म इट इज़ सेड टू बी दैट नॉर्मल फॉर्म। अगर तो जैसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की जो कंडीशन है अगर हम उनको मीट कर लेते हैं तो हमारा डेटाबेस फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को मीट कर लेते हैं तो हमारा डेटाबेस सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। इट मीन्स कि हमें उन कंडीशन को फुलफ़िल करना है तभी हम वो नॉर्मल फॉर्म जो है अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास पर्पस क्या है नॉर्मलाइजेशन के। द पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज़ एज फॉलो। इट मेक्स द डेटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस। ये डेटाबेस के डिज़ाइन को एफिशिएंट करता है परफॉर्मेंस के हवाले से। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डेटा इफ़ पॉसिबल। इसके थ्रू डेटा की रिडेंडेंसी रिड्यूस की जाती है तो डेटा रिड्यूस हो जाता है। इट मेक्स द डेटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंजर्शन एंड डिलीशन अनोमलीज। इसमें इंजर्शन, डिलीशन वगैरह की अनोमलीज को ख़त्म किया जाता है। इट मेक्स द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस। इसमें डिज़ाइन जो है वो रिलेशनल डेटाबेस के अकॉर्डिंगली हो जाता है। इट आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं। इट मेक्स अ डिज़ाइन डेट अलॉज सिंपल रिट्रीवर ऑफ डेटा। इसके थ्रू आप इजीली डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, यानी डिज़ाइन को इतना फ्लेक्सिबल कर देता है। इट सिंप्लीफाइज द डेटा मेंटेनेंस एंड रिड्यूस द नीड टू रीस्ट्रक्चर डेटा। ये डेटा को रीस्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से भी बचाता है, यानी उसको रीस्ट्रक्चर नहीं करना पड़ता, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कोई अगर डेटाबेस हमारे पास नॉर्मलाइज है? ईच रिलेशन मस्ट हैव अ की फील्ड। तो हर टेबल के अंदर हमारे पास की फील्ड ज़रूरी होगी। ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यू। हर फील्ड के अंदर एटॉमिक वैल्यू होगी, यानी सिंगल वैल्यू होगी। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड। किसी भी टेबल के अंदर रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं होंगी, यानी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट नहीं हो रही होंगी। ईच टेबल मस्ट कंटेन अ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। हर टेबल के अंदर एक सिंगल एंटिटी के मुतालिक डेटा होगा। ईच फील्ड इन अ रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन अ की फील्ड। हर जो बाकी के एट्रीब्यूट हैं, जो नॉन की एट्रीब्यूट हैं, वो की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करेंगे। ऑल नॉन की फील्ड मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। और जो नॉन की एट्रीब्यूट होंगी
वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही होंगी। नॉन की एट्रीब्यूट जो हैं वो बाकी के जो टेबल के कॉलम हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। इसी को एक डायग्राम की मदद से देखते हैं कि आगे इसकी डायग्राम दी गई है कि हम डेटाबेस के ऊपर किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि डेटा सोर्सेज हैं। जैसे ये डेटा सोर्स है, यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है, सोर्स लाइक अ डेटा डिक्शनरी और डेटा मॉडल, जहाँ से डेटा जो है वो आपका आ रहा है, कहाँ से, मतलब ये डेटा सोर्सेज है। आगे यूज़र की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन है कि वो किस तरह का डेटा चाहता है। देन डेटा जो है वो आपका सोर्स से लाइक अ डेटा मॉडल या फिर डेटा डिक्शनरी से आ रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जो डेटा होता है वो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म होते हैं, जिसको हम UNF से भी रिपीट करते हैं। उसके बाद अगर हम उसमें से रिपीटिंग ग्रुप को रिमूव कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो हमारा डेटा जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम 1NF भी कहते हैं। अगर आप उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसीज़ को रिमूव कर देते हैं तो आपका टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या कंडीशन है? रिमूव द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़। इसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज़ को रिमूव करते हैं। दैन द फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, जिसको बाइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म BCNF भी कहा जाता है, मेक श्योर एवरी डिटर्मिनेंट कैंडिडेट की है। जो हर डिटर्मिनेंट है वो क्या है? कैंडिडेट की है। इसके अंदर ये कंडीशन लगती है। एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म बाइस कोऑर्डिनेट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद बाइस कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म आता है, फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म लैदर से आता है, जिसके अंदर हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज़ को रिमूव करते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो ज्वाइंट डिपेंडेंसीज़ को रिमूव किया जाता है। ये सारी हम जो है डिटेल में 1 बाय 1 जो है वो पढ़ेंगे। अभी जो आज के लिए नेक्स्ट हमने देखना है वो हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखना है कि फ़ंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पढ़ने से पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट के दरमियान रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स डैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, इट इज़ पॉसिबल टू obtain द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। यानी हमें अगर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है तो उसकी बेस पर हम बाकी के एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिलेशन दिया गया है स्टूडेंट का। स्टूडेंट के अंदर एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल। इफ़ वैल्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉन, अगर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू पड़ता है, इट इज़ पॉसिबल टू obtain द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम। इट मीन्स दैट द स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर पर। एन एट्रीब्यूट B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ एट्रीब्यूट A। अगर हम दो एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं, एक एट्रीब्यूट A है और एक B है। एन एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट A। B जो है वो A पर तब डिपेंड करेगा इफ़ द वैल्यू ऑफ A डिटरमिन द वैल्यू ऑफ B। अगर तो हम A की मदद से B की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से स्टूडेंट नेम जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। तो यही बात यहाँ पर बताई गई। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो लिखने का तरीका है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और इसमें एरो हेड, देन स्टूडेंट नेम। इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट नेम किस पर डिपेंड कर रहा है? रजिस्ट्रेशन नंबर पर। अब यही चीज़ जो है उसने दो AB एंटिटीज़ को लेके या AB एट्रीब्यूट को लेके यहाँ पर बताई है। इफ़ A एंड B आर एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन R, यानी एक टेबल R के ये दोनों एट्रीब्यूट हैं। B इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ A इफ़ ईच वैल्यू ऑफ अ A इन R हैज़ एक्जैक्टली वन एसोसिएट वैल्यू ऑफ अ B इन R, यानी जब इनकी एसोसिएशन 1:1 की होगी। A particular value of a registration number is related to only one value of a student number name। या जैसे एक स्टूडेंट नेम के क्रॉस एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, बट स्टूडेंट नंबर में बी रिलेटेड विद द मल्टीपल वैल्यू ऑफ अ रजिस्ट्रेशन नंबर। फॉर एग्जांपल द रजिस्ट्रेशन नंबर 10 इज़ रिलेटेड विद द ओनली वन वैल्यू ऑफ अ स्टूडेंट नेम। 10 का एक ही वैल्यू होगी ना स्टूडेंट नेम की, बट स्टूडेंट नेम उस्मान में बी रिलेटेड विद 2 और मोर रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे अब अगर मैं आपको कहूँ कि 10 रजिस्ट्रेशन पर भी स्टूडेंट उस्मान है और 11 पर भी उस्मान है, तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट नेम की एसोसिएशन जो है
अब रजिस्ट्रेशन के साथ एक से ज़्यादा की हो सकती है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर की तो एक होगी ना, रजिस्ट्रेशन नंबर तो हर का एक होगा, लेकिन एक दो नेम तो एक जैसे हो सकते हैं। जैसे उस्मान है तो उस्मान 10 रजिस्ट्रेशन नंबर पे भी हो सकता है, 11 पे भी हो सकता है। तो यही चीज़ जो है उसने यहाँ बताई है। उस्मान may be related with 2 or more registration number value because 2 or more student may have the same name of a उस्मान। अब मज़ीद इसको कहते हैं similarly if possible to determine all the 3 field using a registration number are as follow। अगर हम तीनों फील्ड जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मालूम कर सकें तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। देन एरो हेड स्टूडेंट नेम, जिसका मतलब है स्टूडेंट नेम को रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से मालूम किया जा सकता है, क्लास को मालूम किया जा सकता है और ईमेल को मालूम किया जा सकता है। द अबव लाइन इंडिकेट दैट द वैल्यू ऑफ अ रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नॉन, द वैल्यू ऑफ अ स्टूडेंट नेम, क्लास एंड ईमेल कैन बी डिटरमिन्ड। ये हम डिटरमिन कर सकते हैं कहाँ से, अगर हमें रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो पता हो। इट मीन्स दैट ऑल 3 फील्ड्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो फंक्शनली डिपेंड कर रही हैं किस पे, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं ये हमारी रजिस्ट्रेशन नंबर पे डिपेंड कर रही हैं। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम जो है वो फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म को या नेक्स्ट लेक्चर में आपके फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म को स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।